हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट के बारे में कि एविडेंस एक्ट कौन से जगह पर लागू होता है और कौन सी जगह पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका सेक्शन 1 में ये परिभाषित किया हुआ है क्या कि एविडेंस एक्ट कहाँ पर अप्लाई होगा और कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट सभी न्यायिक कार्रवाइयों के ऊपर लागू होगा। ठीक है, सिवाय किसके ऊपर लागू नहीं होगा, आपके कोर्ट मार्शल एक्ट पे लागू नहीं होगा। कोर्ट मार्शल एक्ट में कौन कौन से एक्ट आ गए आपके आर्मी एक्ट आ गया, नेवी डिसिप्लिन एक्ट आ गया, एयरफोर्स एक्ट आ गया। ठीक है, इनके ऊपर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ के अंदर शपथ पत्रों पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। दूसरा, आर्बिट्रेशन के ऊपर आर्बिट्रेशन के समक्ष जितनी भी क्या कार्रवाइयाँ होंगी उनके ऊपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 इसका निश्चित है। सेक्शन 3 के अंदर हम निर्वचन खंड में परिभाषाएं पढ़ेंगे जिसमें 10 परिभाषाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले न्यायालय के बारे में। ठीक है, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किसे माना गया है। ठीक है, तो सभी मजिस्ट्रेट और जज, ठीक है, सभी मजिस्ट्रेट और जज जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं, ठीक है, उन्हें न्यायालय के अंतर्गत माना गया है। इसके अंदर आर्बिट्रेशन को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है सर, उसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है भारत। ठीक है, तो भारत का अर्थात संपूर्ण भारत। ठीक है, पहले इसके अंदर जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अंतर्गत इसमें सभी तरह से अप्लाई हो चुका है। उसके बाद बात कर रहे हैं फैक्ट के बारे में कि फैक्ट किसे कहा गया है। तो फैक्ट आपका कोई भी वस्तु की अवस्था, ठीक है, या तो कोई भी वस्तु हो गई या फिर उसकी अवस्था हो गई। ठीक है, या फिर उसका कोई संबंध जो इंद्रियों द्वारा, ठीक है, इंद्री कौन सी हो गई, जो आप अपने शरीर के द्वारा उसे बोधगम्य तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके भाव को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कोई मानसिक दशा जिसका भाव व्यक्ति को हो, यानी आपको वो भाव प्रकट होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहा गया है, फैक्ट कहा गया है। अब फैक्ट को अगर आप जानेंगे तो या तो वो विवादक फैक्ट होगा या फिर आपका सुसंगत। ठीक है, तो यानी कि या तो वो क्या रहेगा, रेलेवेंट रहेगा या फिर विवादक रहेगा। ठीक है, तो विवादक तथ्य किसे कहा गया है, तो जो ऐसे तथ्य जो स्वयं के या किसी अन्य तथ्य से संसर्ग होकर क्या करता है, अपने विवादक का अस्तित्व या अनस्तित्व दर्शाता है। ठीक है, और अगर सुसंगत तथ्य की हम बात करें तो सुसंगत तथ्य क्या कह रहा है, सुसंगत तथ्य कह रहा है आपका कि ऐसे तथ्य जिनके बारे में क्या कह रहा है कि जो अपने सुसंगत तथ्य के क्या करें, विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है कि वो तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बता रहा है। अब तथ्यों की सुसंगतता तथ्यों की सुसंगतता की अगर आप बात करें तो तथ्य की सुसंगतता आपकी एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेके 55 तक में दी हुई है। अब सेक्शन 5 से 55 में वो तथ्य दिए हुए हैं जो रेलेवेंट भी हो सकते हैं और विवादक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एविडेंस के बारे में कि यहाँ पर एविडेंस किसके बारे में, तो एविडेंस के बारे में कहा गया है कि किसी भी विवादग्रस्त तथ्य को साबित करना, उसको साक्ष्य माना गया है। साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो ऑरल हो सकते हैं या फिर वो डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया ऑरल की, तो और उसके बाद बात की इसने डॉक्यूमेंट की। तो दस्तावेज से क्या प्राय है, तो दस्तावेज के बारे में इसने कहा कि किसी भी पदार्थ पर कोई अक्षर के द्वारा या अंक के द्वारा या चिन्हों के द्वारा उसको लेखबद्ध करना जिसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद आया इसके अंदर एक तो होता है साबित, एक नासाबित और एक साबित नहीं हुआ। साबित के बारे में कहा गया है कि जब या तो न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व को मानेगा, ठीक है, या सामान्य व्यक्ति के बारे में जो उसके अस्तित्व को विश्वास करता हो उसके बारे में मानेगा। ठीक है, और नासाबित की बात क्या कह रहा है कि तब तक मानेगा जब तक कि उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिल जाते, ठीक है, किसी प्रज्ञावान व्यक्ति के द्वारा। और साबित नहीं हुआ के बारे में क्या कहा गया है कि ना तो उसे साबित किया गया है और ना ही उसे नासाबित किया गया है। ठीक है, यानी जैसा वो यथा परिभाषित था वैसे कि वैसे उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है सर, उसके बाद बात कर रहे हैं हम, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 4 के ऊपर चलते हैं। हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या कि कहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू है और कहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। सेक्शन 2 यहाँ पर निश्चित किया हुआ है, रिपील है, और सेक्शन 3 में हमने परिभाषाएं पढ़ ली। उसके बाद बात कर रहे हैं हम सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 बातें कहता है, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूजन प्रूफ।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मे प्रेज्यूम के ऊपर। मे प्रेज्यूम में कहा गया है क्या कि उपधारणा कर सकेगा मतलब क्या माना है यहाँ पर कि किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा वहाँ न्यायालय जब तक उसको क्या कर जब तक उसको साबित मानेगा, कब तक, जब तक उसको ना साबित नहीं किया जाता या फिर उसके सबूत की मांग कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद उपधारणा करेगा में क्या कहा गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक उसको ना साबित नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन प्रूफ की अगर आप बात करें तो कंक्लूजन वहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे तथ्य को कंक्लूजन प्रूफ माना जाएगा कि जहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर उसे अन्य तथ्य से साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन से के साक्ष्य दिए जाने के लिए रोक देगा, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार का साक्ष्य देने के लिए उसे वैलिड नहीं करेगा कि उसको उस तथ्य के कंक्लूजन प्रूफ को आप ना साबित कर सकें, ठीक है। ये थी आपकी सेक्शन 4 जिसमें मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूजन प्रूफ के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे जिसके अंदर हम चैप्टर 2 पे आएंगे, ठीक है। तब तक आप वेट कीजिए और धन्यवाद।